हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आई होप आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और आपको क्लासेस अच्छी भी लग रही होंगी और काम आपको समझ भी आ रहा होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सभी बच्चे टाइम से अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे और आप लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 4, जिसकी हम 4.1 के 4 सम पहले ही कर चुके हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 4.1 को फिनिश कर दिया जाए, जिसमें पहले हमारा कौन सा सम है, 5th सम है। तो पहले 5th सम करते हैं। देखो आपने 4th सम में क्या किया था, लास्ट वीडियो को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। 4th सम में आपने क्या किया था, स्टेटमेंट दी थी, वर्ड प्रॉब्लम दी थी, उससे आपने क्या कन्वर्ट किया था, इक्वेशन बनाई थी, है ना। अब आपको काम थोड़ा सा क्या करना है, रिवर्स। पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन था, अब इक्वेशन से स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। अब देखो उन्हीं की हेल्प लेके आप आराम से इन चीजों को स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको पहला पार्ट तो याद होगा जो मैंने बताया था, वहां पर 2 नंबर्स थे, उनका सम था और उनका आंसर कुछ दिया हुआ था। तो यहां पर भी तो आप सेम टू सेम आंसर लिख सकते हो। देखो लिख कर दिखाता हूं और आपको शायद थोड़ा सा याद भी आ जाए। तो यहां पे लिखेंगे द सम, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पे सम हो रहा है। द सम ऑफ द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स आपके पास, नंबर्स p एंड 4। द सम ऑफ द नंबर्स p एंड 4। तो सम कितना है, सम, और कैसे आप लिखोगे, इज 15, ये हो गया आपका आंसर। याद आया, फर्स्ट पार्ट सेम टू सेम तो था। द सम ऑफ द नंबर्स p एंड 4 इज 15। और अगर मैं पहले जैसे 4th सम की बात करूं, उसका फर्स्ट सम क्या था, द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। x एंड 4 एंड 9, यहां पे क्या आ गया, p एंड 4 इज 15। सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं है, आसान है ना। मैंने देखो पहले ही कहा था आप लोगों को, चैप्टर आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस। अगर समझ नहीं आती है, वीडियो को दोबारा रिपीट कर दो, उसमें थोड़ा और ध्यान लगाओ, समझ जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे और आपको समझ ना आए, हो ही नहीं सकता। चलो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहां पे नंबर किस में है, डिवीजन में। तो आपको सिखाया था मैंने, जैसे 1/4, 1/3, हाफ, समथिंग लाइक दैट बताया था। तो इसमें कौन है, नीचे कौन है, 5, तो क्या आ जाएगा, 1/5। तो यहां लिखेंगे 1/5। आंसर में क्या आ जाएगा आपका, 1/5 ऑफ m। 1/5 ऑफ m गेट्स you 3। या फिर ये भी लिख सकते थे 1/5 ऑफ m इज 3, गेट्स you 3, you get 3। जो मर्जी आपको लगता है ठीक वो लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये आंसर आपके मैथ में मैच करें या किसी और ने जो आपको बताया उससे मैच करें। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये गलत है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो दूसरों ने आपको बताया वो गलत है। दोनों में से कोई गलत नहीं है। आपको बस क्या है, चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि एक चीज कई अलग अलग मेथड से की जा सकती है, थोड़ा उसके फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में बताया जा सकता है ना। मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पे p+4, ये भी कह सकता हूं सम ऑफ p एंड 4, ये भी कह सकता हूं p एड 4। 3 तरीके से कह सकते हो। तो आप क्यों नहीं लिख सकते अलग अलग तरीके से, बिल्कुल लग सकते हो। अगर आपको कोई इजी मेथड लगता है लिखने का, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बशर्ते वहां पे थोड़ा सा ठीक हो, आपके वर्ड ठीक हो वहां पे। अब यहाँ पे क्या देखो, m-7 इज इक्वल टू 3। अब इसे 2 तरीके से लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बस हमें आने चाहिए। अब यहां पे एक तो ये लिख सकते हैं m इज सब्ट्रैक्टेड बाय, कि हमने m से 7 को माइनस कर दिया। या फिर ये भी लिख सकते हैं 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। दोबारा लिख के दिखाता हूं, m इज सब्ट्रैक्टेड बाय 7, you gets, if m is subtracted by 7, you gets
3, यू गेट्स 3। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, you get 3। इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप लिख लेना फेयर नोटबुक में, दोनों नहीं, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखो बाय 7 का मतलब है बाद में आने वाला, फ्रॉम में आपको जैसे ये थोड़ा ग्रामेटिकल है बस, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि हम कई बार लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10। अब ये 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 10 में से, 10 माइनस 5। अगर ये लिख दूं 10 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 5, इसका मीनिंग भी क्या है, 10 माइनस 5, कि 10 में से हमने 5 को माइनस कर दिया है। और इसका मतलब क्या है कि 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, बस थोड़ा सा ही चेंज है, ठीक है। समझ गए होंगे जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे तो आप बचपन से ही हो, है ना। बस आप लोगों ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, और ना ही कभी घमंड किया, अच्छी बात है। तो अब हमारा पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। मैंने कितने करवाए, 1 2 3 4। आप लोग कितने करोगी, 4, ठीक है। 4 पार्ट्स मेरे, 4 पार्ट्स आपके, इक्वल, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे। 4 पार्ट्स मेरे, 4 पार्ट्स आपके, खुश। चलिए, p/2 + 2 = 8। यहां पे 1/2 या 1 सेकेंड लिखने से अच्छा क्या है, हाफ लिख दूं। 1/2 क्या होता है, हाफ, तो हाफ ऑफ p इज एडिड टू 2 एंड गिव्स यू 8, समथिंग लाइक दैट। तो अब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इफ 2 इज एडिड टू इज एडिड टू, कौन से में ऐड कर रहे होगे, हाफ ऑफ p गेट्स u। अगर आप p के हाफ में 2 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, गेट्स u 8, एंड दिस इज योर सिंपल आंसर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी आइज के लिए एक छोटा सा तरीका बताया था, और किस किस बच्चे ने वो ट्राई किया है, और ट्राई करने वालों को किसको फायदा हुआ है, वो जरा सा मुझे बता भी देना, ठीक है, कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, किया क्या नहीं किया, ठीक है, बताओगे ना। चलो अच्छी बात है, और सभी को वो मेथड ट्राई करना चाहिए, वो बिल्कुल काम करता है और आपको बिल्कुल फायदा होगा उससे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है। देखो 6 क्वेश्चन पूरा कैसा है, लगभग क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, जिसमें से आपको वर्ड प्रॉब्लम से स्टेटमेंट बनानी है। बस यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो गई, वहां पे 1 लाइन की थी, यहाँ पे 2 लाइन की है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ध्यान से सीखोगे तो ये भी आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगी, गारंटी है। बस सीखना ध्यान से है, ठीक है। फॉलो करते रहा करो अपने टीचर को, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमीत के पास जितनी भी मार्बल्स है, मार्बल्स यानी कि कंचे, है ना, कंचे जो आपने बहुत खेले होंगे अपने बचपन में, शायद ना भी खेले हो क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं खेलते। तो परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं, कंचे हैं, उनसे 5 टाइम्स प्लस 7 उसके पास क्या है, ज़्यादा है। 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है, इरफान के पास। और लास्ट में ये भी बता दिया कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, उसके पास है 37, ठीक है। अब आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में कहा गया कि आप m वेरिएबल का यूज करोगे, और m क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स एट द परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं वो कितने हैं, m। तो यहां पे सबसे पहले आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट द नंबर्स
ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज नंबर ऑफ मार्बल्स विद परमीत, कि परमीत के पास कितने मार्बल हैं। ठीक है, परमीत के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। सो द लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद परमीत कितने हैं, हमने लेट करना है m, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AT क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, इरफान हैज कितने हैं, 37 है। लेकिन इरफान के पास परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स एंड 7 मोर, 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल, परमीत के मार्बल कितने हैं m, उसका 5 टाइम्स कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 7 ज्यादा भी तो है, 7 मोर है ना, तो आंसर क्या है उसके बाद 37। दिस इज योर आंसर। मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, आई नो, क्योंकि इतनी जल्दी समझ आ जाए तो फिर फायदा क्या, थोड़ा सा तो मेहनत लगनी चाहिए, है ना। दोबारा बताते हैं, क्या कहा कि परमीत के पास जो मार्बल्स हैं, जो शुरुआत में क्वेश्चन शुरुआत में कहा गया था, वो कहा गया था इरफान हैज द मार्बल्स 7 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स परमीत हैज। अब इस इक्वेशन से पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आपने। इरफान हैज 7 मोर मार्बल्स देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमीत हैज, और m क्या है, जितनी मार्बल किसके पास है, परमीत के पास। एंड आल्सो, उसके बाद एक लाइन और थी, क्या थी, इरफान हैज 37 मार्बल्स। ये सब करने के बाद हमें पता चला कि मार्बल्स कितनी है, 37। क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गया, मुझे मालूम है। ठीक है, चलो पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। अब पार्ट नंबर 2 रीड करो आप लोग, बताओ क्या है पार्ट नंबर 2, जल्दी बताओ। हाँ भाई बता दो, चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूं, आप लोग नहीं बता रहे। तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, लक्ष्मी फादर, लक्ष्मी के जो फादर हैं उनकी एज है 49 ईयर ओल्ड। ठीक है, जो उनके फादर की एज है कितने, 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स मोर, अब ध्यान से सुनना है, ही इज 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हर। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ हर, लक्ष्मी की एज से 3 गुना प्लस 4 ईयर्स ज्यादा है, कौन, उसके फादर। और यहां पे कहा गया है जो लक्ष्मी है उसकी एज आपको क्या लेनी है, y ईयर्स लेनी है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी कितना, y ईयर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज फादर कितना है, 49 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो इक्वेशन बना रहा हूं और उसके साथ साथ देखना क्या कहा था, द एज ऑफ फादर इज 4 मोर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ऐड 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द लक्ष्मीज एज। फादर की जो एज है वो 4 मोर है 3 टाइम्स ऑफ द लक्ष्मीज एज, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ओल्डर यानी कि ऐड कर दिया 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज। लेकिन एक्चुअल में ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये है फादर की एज, है ना, क्योंकि लक्ष्मी की एज तो y थी। अब 3 मल्टीप्लाई y प्लस 4 क्यों किया है, ताकि हमें फादर की एज मिल जाए। लेकिन फादर की एज तो हमें फिर भी मिली हुई है, कितनी है, 49। दैट्स वाई इस
पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 49, यानी कि जो भी आंसर आएगा वहां से क्या आना चाहिए 49, इसलिए इक्वल टू में कौन रखा है 49। कई बच्चों को ये हो सकता है कि ये तो चलो समझ आ गया, लेकिन इक्वल टू में 49 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये निकाल क्या रहे हो, आपने फाइंड आउट क्या किया, ये फाइंड आउट किया है फादर की एज, और फादर की एज आपको दी हुई है, तो दोनों को आप इक्वल पुट कर सकते हो। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, आ गया समझ, वेरी गुड। तो अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं, पार्ट नंबर 3, तो बताओ फिर पार्ट नंबर 3 में क्या होगा। देखो पार्ट नंबर 3 आपका इससे भी ज्यादा आसान है, कैसे, वो तो पढ़ के पता चलेगा। द टीचर tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। इतनी लंबी लाइन, आंसर छोटा सा, दिखाता हूं करके। अभी लेट वगैरह कुछ नहीं करता, इक्वेशन बना के दिखाता हूं डायरेक्ट, ताकि आपको आसानी से समझ आए। क्या कहा, एक तो है हाईएस्ट मार्क्स जो अच्छे बच्चों के आए होंगे, एक है लोवेस्ट मार्क्स जो नालायक बच्चों के आए होंगे। मान लो जो लोवेस्ट मार्क्स है वो कितने हैं, एल है, स्मॉल एल, क्या है लोवेस्ट मार्क्स, क्लियर है। अब जो हाईएस्ट मार्क्स आए ना वो कितने हैं, लोवेस्ट मार्क्स से डबल है, लोवेस्ट मार्क्स से डबल है, और डबल हो के साथ साथ डबल से भी 7 ज्यादा है, 7 प्लस ट्वाइस प्लस 7, ये क्या है बताओ, ये हाईएस्ट मार्क्स है। बिकॉज लोवेस्ट तो कितने थे, एल थे, हमें नहीं पता, चाहे 2 हो 4 हो 0 कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम हमने माना कितना, एल, क्योंकि ये क्या है वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एल क्या मान लिया, लोवेस्ट मार्क्स। अब हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकालेंगे, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आप दो भाई हो, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटे भाई के पास कितने रुपए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं बड़े भाई के पास छोटे भाई से डबल से 5 रुपए ज्यादा है, डबल से 5 रुपए ज्यादा है। अब वो कब पता चलेगा कि बड़े भाई के पास कितने पैसे हैं, जब छोटे भाई के पता हो। मैं कहता हूं छोटे भाई के पास 10 रुपए थे, अब बताओ कितने रुपए है बड़े भाई के पास, सिंपल सी बात है, डबल से 5 ज्यादा, यानी कि डबल तो इतना हो गया 20, और 5 ज्यादा यानी कि 25। इसी तरीके से ये इक्वेशन काम करती है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क प्लस 7, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87। अब ये भी हाईएस्ट मार्क्स और 87 भी हाईएस्ट मार्क्स, इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन समझ चुके हो, ठीक है। तो अब इक्वेशन दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन लिखना कैसे है वो जरूर बता दूंगा। चलो फिर लिख देते हैं, तो लिखो, यहां पर आ जाएगा आपका लेट द लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू एल एंड द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स वो है 87, वो कितने हैं 87। अब क्या बनानी है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लोएस्ट मार्क्स से डबल है, और डबल से भी 7 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। और लेकिन किसकी बात हो रही थी, हाईएस्ट मार्क्स की, ये भी क्या है हाईएस्ट मार्क्स, तो दोनों क्या है बराबर ही तो है, ये हो गई आपकी इक्वेशन, क्लियर है। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अब मैं इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हो, मैं रीड आउट कर देता हूं। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल आपके पास, आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, ये दोनों साइडें बराबर। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो इनके आमने सामने वाले जो, यानी कि आप कह सकते हो अपोजिट एंगल है, वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर सेम, ये 2 एंगल्स क्या है, सेम। और देखो जो इक्वल साइड होती है ना, इनको छोड़ के जो थर्ड साइड बचती है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल या वर्टिकल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल।
तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब क्योंकि दोनों एंगल सेम है, मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, तो जो ये वर्टेक्स वाला एंगल है वो क्या है, इन दोनों में से किसी एक का डबल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों साइड बराबर, और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये दोनों बेस पे जो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल। ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये क्या है, वर्टेक्स पे जो एंगल बना हुआ है वो इन में से किसी एक एंगल का डबल है। अब अगर ये एंगल x है तो ये क्या हो जाएगा, डबल 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है लेट द बेस एंगल बी बी, यानी कि जैसे मैंने x माना था, क्वेश्चन में क्या कहता है, बेस एंगल को क्या मान लो, b मान लो, ठीक है। तो हमारा वर्टेक्स एंगल कैसा हो जाएगा, 2 ऑफ b, ठीक है, ट्वाइस ऑफ b। उसके बाद कहता है रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, यानी कि अब आपका काम खत्म हो गया। तो आप लिखो लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू b, कितना मानोगे, b। सो द वर्टेक्स एंगल, जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हो आप ट्वाइस ऑफ एनी बेस एंगल। बेस एंगल का क्या है, ट्वाइस है, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ b। आल्सो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ये वाला वी नो दैट, WKT, वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, जितने भी एंगल्स है, ऑल थ्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना, b, ये वाला एंगल भी कितना, b, और ये कितना, 2b, सबको ऐड कर दो, 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल के एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उन सभी एंगल्स को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ही 180 आएगा, चाहे एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। अगर तीनों एंगल का सम करते हो आंसर कितना आएगा, 180। अब देखो ये सब क्या है, b 2b प्लस b क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर सकते हैं, अगर वेरिएबल सेम हो ना तो आप ऐड कर सकते हो, तो आंसर क्या आ गया, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस दिस इज योर आंसर। तो हमारा 4.1 फिनिश, ठीक है, हमने इसको कर दिया है फिनिश। तो आप बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हो, और ये सभी क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।